नील ने राधा को कॉल किया और वीर से बात करवाने के लिए कहा। वीर ने भी डरते हुए फोन लिया और बात करने लगा। दूसरी तरफ नील के पिता थे। वीर ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? सब ठीक तो है ना? नील के पिताजी बोले, हाँ, आज हम सब आपस में दहेज के बारे में बात कर रहे थे, तो सोचा तुम्हें इस बारे में अवगत करा दें। वीर बोला, हम अपनी सामर्थ्य के हिसाब से सभी देंगे। फिर भी आपकी कोई अन्य डिमांड है तो बता दीजिए, मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो मैं दहेज का ऑर्डर दे चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको कोई चेंज चाहिए तो बता सकते हैं। नील के पिता बोले, दरअसल हमें शादी में दहेज नहीं चाहिए। वीर चौंक कर बोला, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्या हमसे कोई गलती हुई है? वीर की बात सुनकर वहां मौजूद सभी घरवालों के कान खड़े हो गए कि ये किस बारे में बात कर रहा है। नील के पिता बोले, दहेज लेना देना कानूनन अपराध है, ये तुम भी जानते ही होंगे। बस इसी वजह से हम दहेज नहीं लेना चाहते। वीर बोला, हाँ, लेकिन हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, इसमें हर्ज ही क्या है? दहेज की मांग करना गलत हो सकता है, लेकिन अपनी खुशी से गिफ्ट देना तो गलत नहीं है। नील के पिता संकोच करते हुए बोले, अब तुमसे क्या छुपाना, तुम तो पुलिस वाले हो। तुम्हें पता ही होगा कि नीलेश एक केस के चक्कर में कुछ समय तक सस्पेंड रहा है। हम नहीं चाहते कि उसकी वर्दी पर फिर से कोई दाग पड़े, इसलिए हमें दहेज नहीं चाहिए। वैसे भी नील दहेज के खिलाफ है, उसने साफ शब्दों में कहा है कि हम किसी तरह की कोई मांग ना करें। आप करना ही चाहते हैं तो बारात का अच्छे से स्वागत कर देना, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। वीर उलझा हुआ सा अपनी मां की ओर देखने लगा और बोला, ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे, मैं मां से बात करके आपको बताता हूं। ये कहकर वीर ने फोन रख दिया। उसके फोन रखते ही आशा जी पूछने लगी, क्या हुआ, क्या कह रहे थे समधी जी? वीर चिंतित सा बोला, वो दहेज लेने से मना कर रहे थे। कह रहे थे कि सिर्फ बारात का अच्छे से स्वागत कर देना, बाकी दहेज नहीं चाहिए। आशा जी हैरान सी कहने लगी, सच में उन्होंने ऐसा कहा? कहीं नाराज तो नहीं थे किसी बात पर? वीर बोला, नहीं, नाराज तो नहीं लग रहे थे, अच्छे से ही बात कर रहे थे। बोल रहे थे कि नील भी दहेज नहीं लेना चाहता। तभी सिम्मी कहने लगी, ये तो अच्छी बात है, इसमें परेशान होने जैसा क्या है? वीर चिंतित सा बोला, मैं परेशान नहीं हूं, बस सोच रहा हूं कि ये ठीक है भी या नहीं। आशा जी कहने लगी, तू क्या सोच रहा है? वीर बोला, यही कि इन सब का राधा पर कोई असर ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि घर में उसका महत्व कम हो जाए। तभी मौसी जी बोली, तो एक काम करो ना, दहेज मत दो, गहने दे दो। राधा के साथ साथ उसके सास ससुर के लिए भी छोटी मोटी चीज बनवा दो, इससे वो भी खुश हो जाएंगे और दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। आशा जी को मौसी की बात ठीक लगी तो वो बोली, तू क्या कहता है वीर? वीर सोच में डूबा हुआ सा बोला, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। तभी सिम्मी बोली, इस बारे में बाद में बात कर लेना, अभी खाना ठंडा हो रहा है, पहले खाना खा लो। खाना खाते वक्त वीर सोच में डूबा हुआ था, जबकि राधा मन ही मन बहुत खुश थी। नील ने दहेज लेने से मना कर दिया है, ये सोचकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आज उसके मन में नील के लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। आशा जी और मौसी जी की अलग ही चर्चा चल रही थी कि फलाना जगह इतना दहेज दिया, फलाना ने इतनी मांग की। नील के बारे में सुनकर वो उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। सिम्मी ने गौर किया कि वीर का ध्यान इस ओर था ही नहीं, वो तो अपनी ही सोच में गुम था। रात को सोते समय सिम्मी ने वीर की ओर करवट ली और उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, किसी बात को लेकर परेशान हो? वीर गहरी सांस छोड़कर बोला, नहीं, कुछ नहीं। सिम्मी कहने लगी, जब से नील का कॉल आया है तब से तुम परेशान लग रहे हो। कुछ और कहा क्या उन्होंने? वीर बोला, नहीं, वही दहेज की बात कर रहे थे, और क्या कहेंगे? सिम्मी बोली, तो फिर तुम चुपचाप से क्यों हो? वीर उसे टालते हुए बोला, कुछ नहीं है बाबा, तुम बेमतलब में परेशान हो रही हो, चलो अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। ये कहकर वो करवट लेकर लेट गया। वो नहीं चाहता था कि सिम्मी और सवाल जवाब करे। सिम्मी भी सोचने लगी कि शायद थकान की वजह से जल्दी सो रहे हैं। सिम्मी के सोने के बाद वीर के दिमाग में नील के पिता की बातें गूंजने लगी। उन्होंने नील के सस्पेंड होने का जिक्र किया था। वीर को भी इस बारे में पता था कि नील कुछ समय तक सस्पेंड था, लेकिन उसने कभी वजह जानने की कोशिश नहीं की। अब जब राधा और नील की शादी नजदीक आ चुकी थी तो वो बात उसके दिमाग में खटकने लगी। वो सोचने लगा कि ऐसा क्या हुआ होगा जो नील सस्पेंड हो गया और अब उसके घरवाले दहेज लेने से भी डर रहे हैं। उसे चिंता होने लगी कि कहीं नील के अतीत में कुछ ऐसा ना हो जिसका असर राधा के भविष्य पर पड़े।
उसने सोच लिया कि वो नील से इस बारे में बात करके रहेगा। अगले दिन वो मुकेश के साथ सामान लेने बाजार चला गया। वहां जाकर उन्होंने राशन पानी लिया और सुनार से बात करने गए। वीर ने आशा जी कहने पर नील के माता पिता के लिए भी अंगूठी और चेन बनवाने का ऑर्डर दे दिया। फिर वो सब्जी मंडी गए और सब्जियां लेने लगे। वहां वीर को उसके पहचान का कोई आदमी मिल गया और वो उससे बात करने लगा। वीर ने उसे बताया कि उसकी बहन की शादी हो रही है। उस आदमी ने राधा के ससुराल वगैरह के बारे में पूछा तो वीर ने उसे नील के परिवार के बारे में बता दिया। नील के बारे में सुनकर वो आदमी थोड़ा सोच में पड़ गया तो वीर ने पूछा, क्या हुआ, तुम जानते हो उन्हें? वो आदमी बोला, नहीं, मैं कैसे जानूंगा, मैं उस गांव में थोड़ी रहता हूं। वीर ने अच्छा कहा और फिर सब्जियां खरीद कर इकट्ठा करने लगा। फिर मुकेश ने टेम्पो बुक किया और वो सारे सामान ऑटो में रखकर ले आए। घर आकर वीर ने सोचा कि क्यों ना नील से बात कर ली जाए। यह सोचकर उसने नील को कॉल लगाया लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। वीर ने बाद में बात करने का सोचा और अपने काम में व्यस्त हो गया। फिर वो और बुधिया अब पूरे गांव में शादी का न्योता देने चले गए। वहीं राधा शादी को लेकर बहुत उत्साहित थी। वो काम से समय निकालकर नील को मैसेज करके पूछती कि वहां क्या तैयारी चल रही है। नील भी व्यस्तताओं के बीच राधा से बात करना नहीं भूलता। दोनों ही उस दिन के इंतजार में थे जब वो शादी के बंधन में बंधने वाले थे। आज भी वीर शादी की तैयारियों के चक्कर में बाजार गया था। बैंक के काम निपटाकर वो फर्नीचर वाले के यहाँ गया। उसने फर्नीचर वाले से कहा, भाई साहब, हमारा जो दहेज का ऑर्डर था वो कैंसिल कर दो, हमें अब सामान नहीं चाहिए। दुकानदार ने अचरज से पूछा, क्यों भैया, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? वीर बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि लड़के वालों ने दहेज लेने से मना कर दिया है। वीर की बात सुनकर दुकान में मौजूद सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। दुकानदार भी हैरत से बोला, क्या बात कर रहे हो भैया, सच में दहेज नहीं ले रहे क्या? वीर ने हामी भरी तो एक आदमी बोला, लड़के वालों की खोज खबर निकलवा लेना भैया, क्या पता कुछ छुपा रहे हो, वरना हमारे इलाके में तो पहले दहेज की बात करते हैं फिर लड़की की। दूसरा आदमी भी उसकी बात पर सहमति जताने लगा तो वीर बोला, लड़का पुलिस वाला है, कानून जानता है, इसलिए वो कानून के हिसाब से ही शादी भी कर रहा है। शायद आप लोगों को पता ना हो, लेकिन दहेज की मांग करना कानूनन अपराध है। एक आदमी कहने लगा, ये तो खाली कहने वाली बात है, जरूर वो लोग कुछ छुपा रहे होंगे। सरकारी नौकरी वाले तो और भी मुंह फाड़कर दहेज मांगते हैं। चाहे पुलिस वाला हो या जज, बिना दहेज के कोई लड़की नहीं ले जाता। वीर कहने लगा, मैं तो लेकर आया हूं ना, मैं भी पुलिस वाला हूं और मैंने भी बिना दहेज के शादी की है। जब हम कर सकते हैं तो दूसरे भी कर ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वीर की बात सुनकर सब लोग हैरानी से कंधे उचकाने लगे तो वीर बोला, तकलीफ के लिए माफी चाहूंगा, अब मैं चलता हूं। ये कहकर वो वहां से निकल गया। वहां से निकलकर वो सुनार के पास गया और गहने लेने लगा। गहने लेकर वो वापस लौट रहा था कि तभी उसे वही आदमी मिल गया जो पिछली बार मिला था। वीर ने उससे हालचाल पूछा तो वो कुछ सकुचाते हुए बोला, तुम उस दिन बता रहे थे कि तुम्हारी बहन की शादी हो रही है। वीर बोला, हाँ, 3 दिन बाद है, क्यों, क्या हुआ? वो आदमी बोला, दरअसल मेरी बीवी भी उसी गांव की है जहां तुम्हारी बहन का ससुराल है। वीर अच्छा कहते हुए बोला, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम उस गांव के बारे में नहीं जानते। वो आदमी बोला, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी औरत जानती है, उसने मुझे कुछ बताया था, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता कि वो तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में ही है। वीर गंभीर होकर पूछने लगा, किस बारे में बात कर रहे हो तुम? उस आदमी ने कहा, कुछ साल पहले नीलेश नाम के पुलिस वाले पर एक औरत के रेप का इल्जाम लगा था। वीर भौचक्का सा, क्या कहने लगा तो वो आदमी बोला, सुनने में आया था कि नीलेश ने उस औरत के पति को किसी झूठे केस में अरेस्ट किया था। उस औरत ने अपने पति को छोड़ने के लिए गुहार लगाई तो नीलेश ने उसका फायदा उठाया और थाने में ही उसका रेप करने की कोशिश की। वो तो उस औरत ने जैसे तैसे खुद को बचाया। उस केस के बाद नीलेश को बहुत समय तक पुलिस डिपार्टमेंट से बाहर रखा गया। हालांकि उस औरत ने वो केस वापस ले लिया, लेकिन नीलेश की बहुत बदनामी हुई। गांव वालों ने उसके घर वालों का भी जीना मुश्किल कर दिया तो नीलेश शहर जाकर नौकरी करने लगा। सुना है कि अब वो फिर से पुलिस की नौकरी में है और आजकल उसकी पोस्टिंग दिल्ली में है। उस आदमी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वीर का सिर चकराने लगा। वो सोचने लगा कि अब क्या करूं। 3 दिन बाद शादी है और आज ये सब पता चल रहा है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था।
उसके पैर लड़खड़ाने लगे तो उस आदमी ने वीर को संभाला और बोला, तुम ठीक तो हो? पानी लाऊं? वीर अपने माथे का पसीना पोंछते हुए परेशान सा बोला, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। वो आदमी बोला, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं, लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं कि इस बारे में जानकारी निकलवा लो। जरूरी नहीं कि वो लड़का तुम्हारी बहन पति ही हो, क्या पता कोई और हो। एक ही नाम के दो लोग भी तो हो सकते हैं। वीर ने कांपते हुए स्वर में कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। अच्छा मैं चलता हूँ, देर हो रही है। ये कहकर वो वहां से टेम्पो में घर लौट आया। पूरे रास्ते उसके दिमाग में वही बात चल रही थी कि नील ने इतना बड़ा कांड किया और अब भी ऐसे घूम रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या उसने राधा को इस बारे में बताया है? नहीं 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 बताया होगा। बताया होता तो वो मुझे जरूर बताती। मुझे ना सही सिम्मी या माँ को तो बताती ही। लेकिन अब मैं क्या करूं? जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दूं, या ये शादी रोक दूं? अगर ये शादी हो गई और शादी के बाद नीलेश ने फिर से ऐसी कोई हरकत की तो क्या होगा? फिर तो राधा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर इस वक्त शादी टूट गई तो दोनों परिवारों की बहुत बदनामी होगी। नील ने जो किया उसमें उसके घर वालों की तो कोई गलती नहीं थी। वीर के दिमाग में यही उथल पुथल मची हुई थी कि वो क्या करे। एक तरफ राधा का हंसता मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने आता, तो दूसरी तरफ उसे वो दिन याद आता जब राधा ने उसके लिए अपनी सगाई तोड़ी थी। उस दिन उस बेचारी के चेहरे का रंग कैसे उड़ा हुआ था, वो दृश्य याद करके वीर का दिल बैठ सा जाता। इन्हीं विचारों में उलझा हुआ वो घर पहुंचा तो आशा जी ने कहा, आ गया बेटा, गहने ले आया। वीर ने आशा जी को गहने की पोटली दी तो आशा जी बोली, अरे इसमें दामाद जी की चेन तो है ही नहीं, लाना भूल गया क्या? वीर ख्यालों से बाहर आकर बोला, देखो इसमें ही होगी। सारे गहने दिए थे उन्होंने। आशा जी पोटली चेक करते हुए बोली, नहीं है, शायद तू लाया ही नहीं है। वीर अब डर गया कि उससे सोने की चेन खो गई है। उसने तुरंत सुनार को फोन किया और चेन के बारे में पूछने लगा। सुनार ने कहा कि चेन मैंने अलग बटुए में दी थी, तुमने वो बटुआ अपनी जेब में रखा था। वीर ने अपनी जेब चेक की तो बटुआ उसके जेब में ही था। उसे देखकर वीर और आशा जी की जान में जान आई। आशा जी बोली, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? बटुआ तेरी जेब में है और तुझे ही नहीं पता, पगला कहीं का। ये कहकर वो गहने संभालने चली गई। उनके जाने के बाद वीर बेजान सा वहीं खाट पर बैठ गया। तभी सिम्मी पानी लेकर आए और वीर को देते हुए बोली, बहुत थक गए हो क्या? आज तुम्हारा चेहरा कुछ मुरझाया हुआ सा लग रहा है। वीर ने हम कहा और बोला, सिम्मी मुझे एक बात बताओ, क्या राधा ने तुम्हें नील के बारे में कभी कुछ ऐसा कहा जो नॉर्मल नहीं हो? ऐसी कोई बात जो मुझे पता होनी चाहिए। सिम्मी सोचते हुए बोली, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं बताई उसने। फिर कुछ सोचकर बोली, हाँ एक बार नील तुम्हारी गैरमौजूदगी में घर आया था राधा से मिलने, लेकिन तब मैं भी घर पर ही थी। उस टाइम राधा ने मुझे तुमसे ये बात ना बताने के लिए कहा था। वीर बोला, ये नहीं, इससे बढ़कर कोई बात। सिम्मी कहने लगी, और तो कोई बात नहीं बताई, लेकिन हुआ क्या है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वीर ने यहां वहां देखा और फिर सिम्मी का हाथ पकड़कर बोला, मेरे साथ अंदर चलो। ये कहकर वो सिम्मी को कमरे में ले गया और उसे नील के बारे में सारी बात बताई। सिम्मी ने ये सुना तो उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। वो बोली, वॉट? नील सर ने किसी औरत का रेप किया था? वीर शशश करते हुए बोला, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। सिम्मी धीमी आवाज में परेशान सी बोली, नील सर इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छुपा सकते हैं? और क्या उन्होंने राधा को भी इस बारे में नहीं बताया? वीर बोला, वही तो पता करना है। अब शादी में बस 3 दिन बाकी है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। शादी रोक दी तो लोगों में हमारी हंसी हो जाएगी, और एक रेपिस्ट के साथ मैं अपनी बहन कैसे ब्याह सकता हूं? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सिम्मी वीर को शांत करवाते हुए बोली, रिलैक्स, तुम परेशान मत हो, मैं राधा से इस बारे में बात करती हूँ। वीर बोला, नहीं नहीं, उससे कुछ मत पूछना। हो सकता है कि ये बात नील के बारे में हो ही ना। अगर वो कोई और नीलेश हुआ तो बेमतलब में रिश्तों में खटास आ जाएगी। सिम्मी बोली, तो फिर हम क्या करें? कैसे पता करें कि सच क्या है? वीर हैरान परेशान सा बोला, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। सिम्मी बोली, मेरे पास एक प्लान है। तुम अपने सोर्स से नील के बारे में पता करवाओ, मैं राधा से खबर निकलवाने की कोशिश करती हूँ। वीर बोला, हाँ लेकिन इस बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। सिम्मी बोली, फिक्र मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा। चलो अब बाहर चलो, वरना घर वालों को शक हो जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है।
वीर ने हामी भरी तो सिम्मी दरवाजा खोलकर बाहर चली गई और वीर कुछ देर तक सोच में ही डूबा रहा। नील के बारे में जानने के बाद वीर और सिम्मी दोनों के होश उड़े हुए थे। सिम्मी ने चूल्हे पर चाय रखी हुई थी लेकिन उसके दिमाग में वही बात चल रही थी। तभी मौसी जी रसोई में आए और बर्तन में झांकते हुए बोली, अरे बहू नींद में है क्या? देख नहीं रहा चाय सूख गई है, अब क्या बर्तन जलाकर छोड़ेगी? सिम्मी ख्यालों से बाहर आकर आंच कम करने लगी और चाय में दूध डालने लगी। फिर उसने गिलासों में चाय उड़ेली और सबको देने लगी। आशा जी और मौसी बाहर बैठी हुई आग सेक रही थी तो उसने उन्हें वहीं चाय दी और वीर के लिए कमरे में ले जाने लगी। तभी मौसी ने पूछा, वीर कहाँ है? सिम्मी कहने लगी, वो कमरे में आराम कर रहे हैं। मौसी बोली, उससे बोल कि यहाँ बाहर आकर बैठे, अकेले कमरे में क्या कर रहा है? सिम्मी जी कहकर कमरे में गई और वहां वीर को सोच में डूबे देखकर बोली, वीर क्या सोच रहे हो? वीर उसकी ओर देखकर बोला, कुछ नहीं। कहो क्या हुआ? सिम्मी उसे चाय देते हुए बोली, मौसी जी तुम्हें बाहर बुला रही है। वो और मांझी आग सेक रही है तो तुम्हें भी आने के लिए कह रही है। तुम्हारा मन नहीं है तो रहने दो, मैं बोल दूंगी कि तुम थके हुए हो। वीर बोला, नहीं रहने दो, मैं बाहर ही आ रहा हूँ। वैसे भी यहाँ बैठकर दिमाग खराब ही हो रहा है। ये कहकर वो चाय लेकर कमरे से बाहर चला गया और आग सेकते हुए चाय पीने लगा। इस दौरान मौसी जी वीर से शादी की तैयारी को लेकर सवाल जवाब कर रही थी और वीर कम शब्दों में उनका जवाब दे रहा था। तभी उसके दिमाग में कुछ कौंधा और वो बोला, अच्छा माँ 6 महीने पहले नील का रिश्ता कौन लेकर आया था? आशा जी सोचते हुए बोली, वो तो तेरे पिताजी के दोस्त ने सुझाया था। वीर ने कुरेदते हुए पूछा, कौन से दोस्त? आशा जी कहने लगी, वही जिनकी बाजार में राशन की दुकान है। उन्होंने ही तेरे और राधा के लिए एक साथ रिश्ता बताया था। वीर ने अच्छा कहा और सोचने लगा कि एक बार और बाजार जाकर उनसे बात करनी होगी। वही है जो मुझे नील के बारे में और जानकारी दे सकते हैं। वहीं सिम्मी खाने की तैयारी करने लगी तो राधा सब्जी काट कर ले आई। वो सिम्मी से बोली, भाभी तुम आटा लगा देना, रोटियां मैं सेक लूंगी। तुम्हें चूल्हे की आदत नहीं है ना, रोटियां जल जाएंगी। सिम्मी ने हामी भरी और आटा गूंथने लगी। आटा गूंथने के बाद जब राधा तसल्ली से एक जगह बैठकर रोटियां पकाने लगी तो सिम्मी बोली, अच्छा राधा तुमसे कुछ पूछूं? राधा बोली, हाँ पूछो। सिम्मी पूछने लगी, नील तुम्हें सारी बातें बताते हैं? राधा कहने लगी, सारी बातें मतलब? सिम्मी बोली, मतलब की पर्सनल बातें, जो हर किसी को नहीं बताई जाती। जैसे अपने किसी पुराने अफेयर के बारे में बताना, किसी गर्लफ्रेंड का जिक्र करना, या कोई ऐसी कोई गलती जो उन्होंने अपने अतीत में की हो। राधा बोली, हाँ बताया था ना। सिम्मी उतावली होकर बोली, किसके बारे में? राधा ने कहा, तुम्हारी सहेली प्रिया के बारे में। उन्होंने मुझे बताया कि वो कैसे प्रिया की मदद करते थे। उनकी देखभाल का ही नतीजा था कि प्रिया उन्हें पसंद करने लगी थी। सिम्मी कहने लगी, नहीं प्रिया के बारे में नहीं, उसका तो मुझे पहले से पता है। उसके अलावा कोई और बात? राधा अब एक नजर सिम्मी की ओर देखने लगी और फिर से रोटी बेलते हुए बोली, भाभी आप आज नील के बारे में इतना क्यों पूछ रही हो? सिम्मी झेपते हुए बोली, ऐसे ही। वो क्या है ना, अब तुम्हारी शादी होने वाली है तो तुम्हें नील के वर्तमान और अतीत के बारे में सब पता होना चाहिए। कुछ हमारे जानने लायक है तो हमें भी पता होना चाहिए, है ना? ये कहते हुए वो खिसिया कर हंस दी। राधा बोली, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। नील अपने काम से काम रखने वाले इंसान है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है। वो बस खुद में मस्त रहते हैं। सिम्मी फीका सा मुस्कुराते हुए अच्छा कहने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि इतना बड़ा कांड करके कोई मग्न कैसे रह सकता है। रात को खाने के बाद सब सोने गए तो वीर ने सिम्मी से पूछा, राधा से बात हुई? सिम्मी बोली, हाँ उसे देखकर तो नहीं लग रहा कि उसे कुछ पता है। वो तो नॉर्मली बात कर रही थी, कह रही थी कि नील अपने काम से काम रखते हैं। वीर बोला, काम से काम रखता तो सस्पेंड क्यों होता? वो कुछ टाइम सस्पेंड था, ये खबर पक्की है, लेकिन क्यों था ये नहीं पता। बस कैसे भी वो वजह पता चल जाए। अगर वो सच में रेपिस्ट हुआ तो भाड़ में गई दुनिया। मैं अपनी बहन को जिंदगी भर घर में बैठा कर रखूंगा लेकिन उससे राधा की शादी नहीं करूंगा। ये कहते हुए वीर के चेहरे पर रोष के भाव आ गए। सिम्मी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, रिलैक्स। जब तक पूरा सच पता नहीं चल जाता तब तक कोई भी गलती मत करना। ये राधा की जिंदगी का सवाल है। उसने वीर को समझाते हुए कहा। वीर ने भी हामी भरी और फिर दोनों लेट गए। अगली सुबह घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई।
टेंट वाले आ गए थे और टेंट बांधने लगे थे। सतीश और बुधिया भी पंचायत घर से बर्तन धोकर वीर के घर रख रहे थे। वीर सामान रखवाने के बाद आशा जी से बोला, माँ मुझे बाजार कुछ जरूरी काम है, मैं जाकर आता हूँ। आशा जी बोली, अब क्या काम है? सारा सामान तो आ गया है। वीर बोला, मुझे बैंक से थोड़ा कैश निकालना है, शादी में जरूरत पड़ सकती है। आशा जी बोली, लेकिन बेटा पैसे तो है हमारे पास, कल ही तो लाया था तू, फिर रोज रोज बाजार जाने में समय की बर्बादी होती है। यहाँ कितने काम फैले हुए हैं, तू चला गया तो कौन करेगा? वीर बोला, समझा करो माँ, मेरा जाना जरूरी है, काम होते ही मैं वापस आ जाऊंगा, तब तक बुधिया और सतीश यहाँ का काम देख लेंगे। ये कहकर वो फटाफट तैयार होकर बाजार के लिए निकल गया और आशा जी उसे रोकती रह गई। बाजार जाने के बाद वीर सीधा राशन वाले काका की दुकान पर गया और उनसे बोला, काका मुझे आपसे कुछ काम है। काका बोले, हाँ बेटा बोलो, राशन कम पड़ गया है क्या? कम है तो लेकर जाओ, पैसे शादी के बाद आराम से दे देना, पहले बिटिया की शादी अच्छे से निपटा लो। वीर बोला, नहीं काका वो बात नहीं है, दरअसल मुझे ये पूछना था कि आप राधा के ससुराल वालों को कैसे जानते हो? माँ ने बताया कि आपने ही ये रिश्ता भेजा था, तो क्या आप नील के परिवार वालों को जानते हो? काका बोले, नहीं बेटा, मैं उन्हें नहीं जानता, मुझे तो यहाँ के एक ब्राह्मण ने रिश्ता बताया। वो ब्राह्मण अलग अलग गांव में जाता है तो लोग अपने बेटे बेटी की रिश्ता उसके जरिए भिजवाते हैं। उसने ही मुझे एक परिवार के बारे में बताया जिनका बेटा और बेटी दोनों शादी लायक थे। मुझे लगा कि तुम्हारी और राधा बिटिया की शादी उस घर में हो सकती है, तो मैंने आशा बहन को वो रिश्ता बता दिया। लेकिन हुआ क्या है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? वीर बोला, नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, बस ऐसे ही शादी से पहले अच्छे से खोज खबर निकालनी चाहिए, इसलिए पूछ रहा था। काका बोले, इस बारे में तो तुम्हें वो ब्राह्मण ही बता सकता है, वो बैंक के पास ही बरगद के पेड़ के नीचे डेरा जमाए रहता है, तुम चाहो तो उससे बात कर सकते हो, गिरिराज पंत नाम है उनका। वीर ने काका का शुक्रिया किया और उसी ब्राह्मण को ढूंढने निकल पड़ा। वीर रिश्ता बताने वाले ब्राह्मण की तलाश में बरगद के पेड़ के पास गया, लेकिन वहां ब्राह्मण नहीं था। उसने कुछ देर इंतजार किया तो ब्राह्मण वहां आया और वीर को देखकर बोला, कौन है आप? वीर उन्हें नमस्ते करते हुए बोला, जी मैं वीर हूँ, सरौली गांव में रहता हूँ, मेरी बहन की शादी चंदौली गांव में हो रही है, उसका रिश्ता आपके जरिए ही हुआ था। ब्राह्मण सोचते हुए बोला, चंदौली गांव में? अच्छा हाँ, तिलकराम के बेटे और बेटी की बात कर रहे हो ना तुम? वीर ने हामी भरी और बोला, उनके बेटे नीलेश से मेरी बहन की शादी हो रही है। ब्राह्मण बोला, यह तो बड़ी अच्छी बात है, शादी हो रही है तो हमारा भी ख्याल करते, थोड़ी दान दक्षिणा हमें भी देते। ब्राह्मण खिसियाते हुए कहने लगा। वीर बोला, मैं समझता हूँ, आपका भी घर परिवार है, आपकी रोजी रोटी भी इससे ही चलती है, मेरी बहन की शादी ठीक ठाक हो गई तो मैं आपको मुंह मांगी दक्षिणा दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। ब्राह्मण ने पूछा, कैसी मदद? वीर ने कहा, मुझे उस लड़के का पूरा बैकग्राउंड जानना है, मुझे खबर मिली है कि उस लड़के के दामन पर कुछ दाग है, मैं कहीं सुनी बातों पर यकीन नहीं करता, इसलिए सच्चाई जानना चाहता हूँ। आप तो जगह जगह घूमते हैं, आपको इस बारे में पता ही होगा, तो बताए सच क्या है? वीर की बात सुनकर ब्राह्मण नजरें चुराने लगा तो वीर ने उसके हाथ में 500 के कुछ नोट रखे और बोला, आपको आपकी दक्षिणा मिल गई है, अब बताए सच क्या है? ब्राह्मण उन नोटों को जेब में रखते हुए बोला, मुझे गलत मत समझना, जब तिलकराम जी ने मुझे अपने बच्चों की कुंडली भेजी थी तब मुझे उनके बारे में पता नहीं था, वो तो बाद में मेरे सुनने में आया कि उनके बेटे ने कोई कांड किया है। अब गांव गांव घूमने की आदत है तो खबर कानों में पढ़ी जाती है, सुना था कि उनके बेटे नीलेश ने किसी औरत के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, वो भी थाने में, इसके लिए उसे नौकरी से भी निकाल दिया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन सच में मैंने जानबूझकर उनका रिश्ता आपके यहाँ नहीं करवाया, अगर मुझे पहले पता होता कि लड़के में खोट है तो मैं उनकी कुंडली ही नहीं लेता। ये सब सुनकर वीर कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, क्या आपको उस औरत के बारे में पता है जिसने नील पर इल्जाम लगाया था? ब्राह्मण बोला, जानता तो नहीं हूं, लेकिन सुना था कि कटरिया गांव की रहने वाली थी, उसका पति भी वहीं रहता था। वीर उस गांव का पता नोट करने लगा और फिर ब्राह्मण को शुक्रिया करके जैसे ही पलटा, उसने देखा कि मुकेश उसके पीछे खड़ा है। मुकेश को देखकर वीर के होश उड़ गए, वो अटकते हुए बोला, अरे मुकेश, तू बताया नहीं कि तू भी बाजार आ रहा है?
मुकेश वीर की बाह पकड़कर उसे साइड में ले गया और बोला, क्यों कर रहा है तू ये सब? 2 दिन बाद तेरी बहन की शादी है और तू अपने बहनोई के अतीत को खोज रहा है। भूल क्यों नहीं जाता सब? अब बहुत देर हो चुकी है। वीर बोला, इतनी भी देर नहीं हुई कि मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होने से ना बचा सकूं। मैं आखिरी पल तक उसे बचाने और नील का सच बाहर लाने की कोशिश करूंगा। उसकी जिंदगी का सवाल है यार। वीर के स्वर में बेबसी छलक रही थी। मुकेश बोला, और अगर सच जानकर रिश्ते बिगड़ गए तो तब क्या करेगा? वीर बोला, आज नहीं तो कल राधा को कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, लेकिन मैं उसे गलत हाथों में नहीं सौंप सकता बस। वो जिद करते हुए बोला। मुकेश बोला, अब तेरी यही जिद है तो यही सही। हम मिलकर नील का सच बाहर लाएंगे। उसने विश्वास के साथ कहा। वीर हैरान सा बोला, तू सच में मेरी मदद करेगा? मुकेश बोला, हाँ, मैं आज ही उस गांव में जाकर पता करता हूँ। तू घर जा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं तुझे खबर करूंगा। वीर मुकेश के गले लगते हुए बोला, थैंक्स यार। तू मेरी इतनी मदद कर रहा है, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। मुकेश भाव विभोर सा बोला, चल रे, राधा मेरी भी बहन जैसी है। अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या मैं? चल अब तू घर जा, वहां बहुत काम है। मैं भी यहाँ के काम निपटा कर कटरिया जा रहा हूँ। वीर ने ठीक है कहा और फिर घर वापस लौट आया। घर आकर वो फिर से तैयारियों में जुट गया। हालांकि उसके अंदर वो उत्साह नहीं था जो होना चाहिए था। उसके मन में बार बार यही चल रहा था कि कहीं ये सब तामझाम धरे के धरे ना रह जाए। दिन में वो घर के पिछवाड़े में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था तो सिम्मी पानी देने के बहाने से उसके पास आए और बोली, सुनो, कुछ पता चला? वीर बोला, हाँ, रिश्ता करवाने वाले ब्राह्मण से मिला था। उसने भी वही बताया। सिम्मी पूछने लगी, तो अब? वीर बोला, ये तो मैं भी समझ गया हूं कि नील ने कुछ गलत किया है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि शायद उसने ऐसा ना किया हो। सिक्के के दूसरे पहलू को जानना भी जरूरी होता है। बस उसी दूसरे पहलू की तलाश में हूं। सिम्मी पूछने लगी, अगर परसों तक कुछ पता नहीं कर पाए तो तब क्या करोगे? वीर बोला, तब मैं सीधा नील से इस बारे में बात करूंगा और सच्चाई पूछूंगा। सिम्मी कहने लगी, वो तो तुम अब भी पूछ सकते हो। वीर कहने लगा, अभी अगर वो झूठ भी बोलेगा तो हमारे पास उसे सच मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। बेहतर होगा कि हम खुद सच की तलाश करें। और उसके लिए मैंने मुकेश को भेजा है। उम्मीद करता हूं कि जल्द ही कोई खबर मिलेगी। वीर की बात सुनकर सिम्मी खामोश सी सोच में डूब गई। उसे भी बुरा लग रहा था कि इस वक्त ये सब चल रहा है। कुछ देर वीर के पास रुककर वो वापस घर के कामों में जुट गई। शाम के समय मुकेश बाजार से वापस आया तो सीधा वीर के घर गया। वहां उसने देखा कि कई लोग हैं और घर में चहल पहल है। वो वीर से बोला, वीर, चल कमेटी से कुछ बड़े बर्तन ले आते हैं। ये कहकर उसने आंखों से इशारा किया कि अकेले में मिल। वीर ने भी हामी भरी और आशा जी से बोला, मां, मैं कमेटी से चूल्हे और बड़े बर्तन लेने जा रहा हूं। ये कहकर वो मुकेश के साथ चला गया। दोनों पंचायत भवन के पास बैठकर बात करने लगे। वीर ने पूछा, कुछ पता चला? मुकेश बोला, हाँ, मैंने कटरिया गांव में जाकर पता किया। वहां कुछ लोगों ने बताया कि उनके गांव की एक औरत के साथ किसी पुलिस वाले ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। बाद में उस औरत ने पैसे लेकर केस वापस ले लिया था। वो और उसका पति बड़े ही मक्कार किस्म के इंसान है। गांव वालों से भी उनकी नहीं बनती। कुछ का कहना है कि हो सकता है वो औरत झूठ भी बोल रही हो, वरना जबरदस्ती करने वाले से पैसे कौन शरीफ औरत मांगती है? वीर हैरान सा बोला, सच में उन लोगों ने ऐसा कहा? मुकेश बोला, हाँ, गांव वालों का तो यही कहना था। मुझे भी लग रहा है कि नील को फंसाया गया होगा। वीर हम करते हुए सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि उसने भी नील के साथ इतने समय तक काम किया है। वो गिरे हुए चरित्र का तो नहीं लगता। अगर सच में वो ऐसा इंसान होता तो प्रिया का फायदा उठा सकता था, जबकि प्रिया खुद उसके प्यार में पागल थी। लेकिन नील ने बड़ी विनम्रता से उसे इनकार कर दिया था। पुलिस स्टेशन में भी उसका बर्ताव कभी संदेहजनक नहीं लगा। और शायद अधिराज सर उसके बारे में सब जानते थे, तभी उन्होंने उसे फिर से पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए कहा। बहुत देर तक ख्यालों में उलझे रहने के बाद वीर ने निष्कर्ष निकाला कि नील निर्दोष रहा होगा और उस औरत ने ही उसे फंसाने की कोशिश की होगी। अब उसे मन ही मन संतोष था कि उसकी बहन किसी गलत घर में नहीं जा रही, बल्कि नील ही बुरे दौर से गुजरा था। वीर के मन में नील के लिए शक का जो बीज पैदा हुआ था, अब वो नष्ट हो चुका था। उस औरत की सच्चाई जानने के बाद वीर के मन में भी अब राधा की शादी को लेकर उत्साह जाग गया था।
पंचायत भवन से लौटने के बाद वो पूरे जोश से कामों में लगा हुआ था। कभी वो बुधिया से कहता, बुधिया क्या कर रहा है, जल्दी लाइट्स लगाना, चौक में रह गई है। कभी वो सतीश से कहता, भाई कब तक इन बर्तनों में बैठा रहेगा, कुछ खाने पीने का जुगाड़ भी देख ले। सतीश बोला, हाँ रे रुक जा, पहले इन बर्तनों को गिनकर रखने दे, बाद में कम हो गए तो दंड भरना पड़ेगा। सतीश को छोड़कर वीर सिम्मी के पास गया और उससे बोला, सिम्मी तुम क्या कर रही हो? सिम्मी बोली, कुछ नहीं, चाय रखने जा रही हूँ। वीर बोला, चाय राधा रख लेगी, तुम जाकर सब्जी काटो, आज सबका खाना यही है तो जल्दी तैयारी करो। सिम्मी ने हामी भरी और चौक में जाने लगी। तभी वो कुछ सोचकर वापस वीर के पास लौटी और बोली, सुनो जरा, तुम बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? वीर यहाँ वहां देखते हुए धीमे स्वर में बोला, नील बेगुनाह है, मैंने पता लगा लिया है। सिम्मी खुश होते हुए बोली, सच में? वीर शश करते हुए बोला, धीरे बोलो, मैं बाद में तुम्हें डिटेल में बताऊंगा, अभी जाकर काम करो। मौसी जी वहां अकेली सब्जी काट रही है। सिम्मी ने हामी भरी और फटाफट जाकर सब्जी काटने में मदद करने लगी। वीर भी कुछ लड़कों के साथ मिलकर आटा गूंथने लगा और फिर कुछ लोग मिलकर खाना बनाने लगे। रात तक उनका पूरा घर रोशनी से जगमगाने लगा। अपने घर की सजावट देखकर वीर खुशी से फूले नहीं समाया। वो सोचने लगा कि राधा की शादी धूमधाम से करूंगा, शादी वाले दिन तो ऐसी सजावट करूंगा कि उसके ससुराल वाले देखते रह जाएंगे। रात को खाने के बाद सब थक कर सोने चले गए। वीर भी अपने कमरे में गया तो सिम्मी मौका मिलते ही उससे पूछने लगी, अब बताओ ना क्या हुआ, क्या पता लगा तुम्हें? वीर कहने लगा, मैंने मुकेश को कटरिया गांव भेजा था, वहां उससे पता चला कि नील पर इल्जाम लगाने वाली औरत ने उससे पैसे लेकर केस वापस ले लिया था। लोगों का कहना है कि वो काफी तेज औरत है और उसने ये सब नाटक किया होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि नील को फंसाया गया होगा, वो ऐसा आदमी तो नहीं लगता मुझे। सिम्मी बोली, हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, मैंने भी उन्हें कॉलेज में बहुत समय तक देखा है, वो उस टाइप के इंसान हैं ही नहीं। वीर खुश होते हुए बोला, हाँ मैं भी यही सोच रहा था, वैसे अब मैं काफी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। सिम्मी उसके सीने पर सिर रखते हुए बोली, और तुम्हें ऐसे रिलैक्स देखकर मैं भी रिलैक्स फील कर रही हूँ। वीर बोला, अच्छा तो चलो फिर इस मोमेंट को एंजॉय करें। ये कहकर उसने सिम्मी को बाहों में भर लिया और चादर के अंदर खींच लिया। अगली सुबह कुछ रिश्तेदार भी आ गए। सिम्मी उन सबकी सेवा चाकरी में लगी हुई थी। जितनी बार मेहमान आते उतनी बार उसे चाय बनानी पड़ती। घर के काम होते सो अलग। उसे व्यस्त देखकर आशा जी खुद ही कभी कभी चाय बनाने चली जाती। सुबह पंडित जी भी आए और पूजा करके विवाह की रस्मों का शुभारंभ कर गए। दिन में बुआजी और उनके बेटे बहू भी पहुंच गए। उनके आने के बाद हल्दी की रस्म शुरू हुई और सिम्मी राधा को तैयार करके ले आई। राधा ने एक हल्की सी साड़ी पहनी हुई थी और उसे सभी औरतें हल्दी लगा रही थी। इस दौरान राधा थोड़ी भावुक लग रही थी। उसे भावुक देखकर बाकी औरतें भी भावुक हो गई। वीर से देखा नहीं गया तो वो काम के बहाने वहां से खिसक गया। तब तक मौसी जी के बेटे बहू और पोते पोतियां भी पधार गए और पूरे घर में चहल पहल का माहौल हो गया। अब मौसी की बहू भी राधा को हल्दी लगाने लगी और बोली, देखो तो सही, दुल्हन का चेहरा कितना निखर गया है। तभी एक औरत राधा को छेड़ते हुए बोली, ये तो दूल्हे राजा के प्रेम का रंग है, तभी तो राधा इतनी चमक रही है। राधा जो कि अब तक भावुक थी, उनकी बातें सुनकर हंस पड़ी। तभी बुआजी बोली, अरे बातें ही करते रहोगे कि रस्म भी करोगे? फटाफट रस्म पूरी करो, फिर और भी 50 काम है। तभी आवाज आई, हमारे बिना ही रस्म पूरी कर रहे हो। सबने आवाज की दिशा में देखा तो खुशी से फूले नहीं समाये। ये आवाज सिम्मी के पिता यानी अधिराज जी की थी। अधिराज और सुवर्णा जी को देखकर सबके चेहरे खिल गए। सिम्मी तो खुश होते हुए उनके पास गई और उनके गले लग गई। आशा जी और बुआजी ने भी मिलकर उनका स्वागत किया और उन्हें अंदर ले आई। वो सिम्मी से बोली, सिम्मी जा बेटा, इनके लिए चाय नाश्ते के इंतजाम कर। सुवर्णा जी कहने लगी, नहीं नहीं, हम रास्ते में नाश्ता करके आए हैं। सिम्मी बेटा तू बैठ और रस्म करवा। आशा जी कहने लगी, हम सब ने रस्म कर ली है, अब आप भी राधा को हल्दी लगाकर रस्म पूरी कीजिए। सुवर्णा जी ने हामी भरी और राधा को हल्दी के हाथ लगाते हुए उसे तोहफे में साड़ी देने लगी। राधा ने मुस्कुराकर उनके पैर छू लिए तो सुवर्णा जी बोली, खुश रहो। हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद औरतें घर के कामों में जुट गईं। कोई अनाज कूटने लगी, कोई मसाले कूटने लगी, कोई सबको चाय बांट रही थी, तो कोई घर को व्यवस्थित कर रही थी।
कुछ बुजुर्ग महिलाएं हाथे में बैठी गपशप कर रही थी, जबकि सुवर्णा जी ने सबके साथ मिलकर कभी मसाले कूटती, कभी चावल छिटकती, तो कभी मेहमानों को अपने हाथ की कड़क चाय पिलाती। हर कोई उनकी व्यवहार कुशलता देखकर प्रभावित था कि शहर की औरत इतना काम कर रही है। वहीं घर के लगभग सभी मर्द किसी न किसी काम में लगे हुए थे। कोई बिस्तर धो रहा था, कोई बर्तन रख रहा था, कोई कुर्सियां ला रहा था, तो कोई अगले दिन की तैयारी में लगा हुआ था। अधेराज जी भी कभी लड़कों के साथ मिलकर लकड़ी काटते, कभी सिलेंडर उठाकर रखवाते, तो कभी कुर्सियों को पंक्ति में रखते। वीर बार बार उन्हें मना करता, लेकिन उन्हें भी ये सब करने में बड़ा आनंद आ रहा था। देखते देखते शाम हो गई और गांव की सभी महिलाएं मेहंदी की रस्म के लिए आने लगी। महिलाओं के आने के बाद घर में रौनक और भी बढ़ गई। सभी महिलाएं शादी के मंगल गीत गा रही थी और वहां के माहौल में चार चांद लगा रही थी। कुछ देर में राधा को तैयार करके लगाया गया और बुआजी की बहू उसे मेहंदी लगाने लगी। अब महिलाएं गीत गाने के अलावा नाचने भी लगी। जवान औरतें तो जमकर थिरक ही रही थी, बुर्जुग भी उनसे पीछे नहीं थी। वो भी झुकी हुई कमर में ठुमके लगा रही थी। सबने आशा जी से भी कहा कि वो भी आकर जरा कमर हिला लें, लेकिन आशा जी ने कहा, बेटी की शादी में नाचने का रिवाज नहीं है। तभी बुआजी बोली, किस जमाने की बात कर रही है आशा? तुझे क्या बेटी की शादी की खुशी नहीं है? आशा जी बोली, क्यों नहीं है दीदी, बहुत खुशी है। बुआजी बोली, तो फिर नाच गाना हम कब करते हैं, जब हमें किसी चीज की खुशी होती है? तो बेटी की शादी की खुशी में भी नाच ही सकते हैं ना। ये गांव की औरतें भी तो नाच रही है, क्या राधा इनकी बेटी नहीं है? पता नहीं किस जमाने में जी रही है तू। बुआजी के डांटने पर आशा जी चुप हो गई तो सिम्मी बोली, बुआजी रहने दीजिए। मांझी अगर नहीं करना चाहती तो जिद मत कीजिए। नाचना गाना तभी अच्छा लगता है जब हमें खुद से करने का मन करे। जबरदस्ती ठीक नहीं होती। मौसी भी सिम्मी की बात पर सहमति जताते हुए बोली, बहू ठीक कह रही है। हम पुराने जमाने के ही सही, लेकिन परंपराओं को निभाने वाले लोग हैं। नाच गाना बेटे के ब्याह में ही शोभा देता है, बेटी के ब्याह में नहीं। तुम लोगों को नाचना है तो खुशी से नाचो, हमने कोई मना थोड़ी किया है। मौसी की बात सुनकर सबके चेहरे का रंग उतर गया तो सिम्मी बोली, हाँ लेकिन दुल्हन के भाई भाभी तो नाच ही सकते हैं। मैं अभी वीर को बुलाकर लाती हूँ। ये कहकर वो वीर को बुला लाए और फिर दोनों मियाँ बीवी ताली बजाते हुए काम चलाऊं नाच करने लगे। उन्हें नाचते देखकर बुआजी भी नाचने लगी और फिर सभी महिलाएं नाच गाना करने लगी। सबको इस तरह नाचते देखकर राधा बहुत ही खुश थी, खासकर अपने भाई को नाचते देखकर। उसने पहली बार वीर को नाचते देखा था और ये खुशी उसके चेहरे पर देखते ही बन रही थी। वो सोच रही थी कि आज आज ही मैं इन लोगों के साथ हूँ, कल तो यहाँ से चली जाऊंगी। ये सोचकर उसका मन थोड़ा उदास हो गया और अपने आंसुओं को छुपाने लगी। उसे भावुक देखकर सिम्मी उसके पास आए और उसे भी हाथ पकड़कर नाचवाने लगी। मेहंदी की रस्म होने के बाद रात को वीर के दोस्तों ने सभी कमरों में लाइन से बिस्तर लगा दिए। किसी कमरे में बुजुर्गों के लिए बिस्तर लगाए थे, तो किसी में महिलाओं। घर के मर्दों के लिए वीर के कमरे में सोने का इंतजाम किया गया था। रात के वक्त वीर अधिराज जी के पास गया और बोला, सर आपके लिए मुकेश के घर में इंतजाम कर रखा है, आप वहां आराम से सो जाना। यहाँ बहुत लोग हैं तो आपको दिक्कत होगी। अधिराज जी बोले, कोई बात नहीं, मैं भी सबके साथ सो जाऊंगा। अलग कमरे में तो जिंदगी भर सोए हैं, आज सबके साथ सोकर देख लेते हैं। वीर मुस्कुराकर बोला, जैसी आपकी मर्जी। ये कहकर उसने अधिराज जी के लिए अपने बिस्तर पर सोने का इंतजाम कर दिया। वहीं सिम्मी और राधा भी घर की बहुओं के साथ एक कमरे में सोई हुई थी। रात को सभी औरतें आपस में हंसी ठिठोली कर रही थी। उनमें से ज्यादातर सिम्मी की ही टांग खींच रही थी। कोई कहती, सिम्मी तू कब खुशखबरी दे रही है, तेरी शादी को भी 7 महीने हो गए हैं। दूसरी बोली, वो अकेली थोड़ी खुशखबरी देगी, वीर भी मिलकर देगा ना। तीसरी बोली, बच्चे ऐसे ही थोड़े हो जाते हैं, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चौथी बोली, सिम्मी को देखकर वीर को मेहनत करने में डर लगता होगा, बेचारी कितनी नाजुक है। एक अन्य बोली, हाँ सही कह रही है, वो बेचारा जरा जोर से कलाई भी पकड़ता होगा तो सिम्मी की तो आहें निकल जाती होंगी। मेहनत करेगा तो घर हिला देगी ये। सिम्मी को उनकी बातें सुनकर बहुत शर्म आ रही थी। वो नकली गुस्सा करते हुए बोली, क्या आप लोग भी कुछ भी बोले जा रहे हैं? इतनी नाजुक भी नहीं हूं मैं। एक महिला उसके मजे लेते हुए बोली, अच्छा तो फिर बच्चे क्यों नहीं हो रहे? आजकल तो शादी करते ही लड़कियां पेट से हो जाती है, तुम्हारी कृपा कहाँ अटकी हुई है? सिम्मी बोली, वीर अभी बच्चे नहीं चाहते,
वो पहले जिम्मेदारी पूरी करेंगे, उसके बाद आराम से बच्चों के बारे में सोचेंगे। उनका कहना है कि बच्चे पैदा करना ही सब कुछ नहीं होता, उनकी अच्छी परवरिश भी करनी पड़ती है। एक बार हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएं, फिर आराम से बच्चे प्लान करेंगे। सिम्मी की बात सुनकर एक महिला बोली, हाँ सही तो कहता है वीर। अभी राधा की शादी करनी है और भी कई काम होंगे। हमारे मर्दों की तरह थोड़ी है, बच्चा करके छोड़ दो। जब तक मियाँ बीवी बच्चे के लिए तैयार ना हो, तब तक पैदा ही नहीं करने चाहिए। एक अन्य महिला मजाक करते हुए बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम जानना चाहते थे कि हमारे दरोगा साहब सिम्मी को खुश तो रखते हैं ना। सिम्मी कुछ कहती, उससे पहले ही एक अन्य औरत बोली, खुश? अरे कुश्ती चलती होगी इनकी। पुलिस वाला है, ऐसे ही तो नहीं छोड़ता होगा। और सिम्मी को देखकर भी पता लगता है कि वीर इससे कितना प्यार करता है। उस औरत की बात पर सिम्मी मुस्कुराकर रह गई और मन ही मन अपनी किस्मत पर इतराने लगी। वहीं अधिराज जी जिस कमरे में लेटे हुए थे, वहां युवा और बुजुर्ग सभी उम्र के मर्द लेटे हुए थे। वो सभी देश, राजनीति और समाज के बारे में बात कर रहे थे। अधिराज जी उनकी बातें सुनकर काफी चकित थे। उन्होंने आज तक सिर्फ कानून और उससे जुड़ी बातें ही सुनी कही थी। कानून के बाहर भी एक जिंदगी है, ये वो आज ही देख रहे थे। बुजुर्गों की बातों सुनकर उन्हें समझ आ रहा था कि हमारे समाज में बड़े बुजुर्गों की क्या अहमियत है। उनका भले ही पुराने जमाने के हो या अजीब बातें करते हो, लेकिन उनका तजुर्बा युवाओं को सही राह दिखा सकता है। रात दिन पुलिस वालों के साथ घूमने वाले अधिराज जी को इन गांव के लोगों का साथ बहुत सुहा रहा था। वो सब देर तक बात कर रहे थे, जबकि युवा जल्दी सो गए थे। अधिराज जी सभी बुजुर्गों के सोने के बाद ही सोए। अगले दिन सुबह सब जल्दी जल्दी नहाने धोने लगे और शादी की तैयारी में व्यस्त हो गए। महिलाएं बाथरूम और घर के पिछवाड़े में नहाने लगी, जबकि मर्द खुले में ही बाल्टी लिए नहाने लगे। अधिराज जी को खुले में नहाने में शर्म आ रही थी, तो सुवर्णा जी बोली, अरे शर्मा क्यों रहे हैं? जैसे सब नहा रहे हैं, वैसे ही आप भी नहा लो। अधिराज जी बोले, बात वो नहीं है। दरअसल मैं ठंडे पानी से नहीं नहा सकता और गर्म पानी मांगने में शर्म आ रही है। तभी सिम्मी वहां आई और बोली, अरे पापा आप भी ना। बोलो ना, आपको क्या चाहिए? गौशाला में चूल्हा जला रखा है, सुबह से वहां पानी गर्म हो रहा है। सब वहीं से पानी लेकर नहा रहे हैं। रुको मैं आपके लिए भी लाती हूँ। ये कहकर वो फटाफट अधिराज जी के लिए एक बाल्टी में गर्म पानी ले आई। सिम्मी को इस तरह काम करते देखकर अधिराज और सुवर्णा जी को बहुत अच्छा लग रहा था। वो पानी लेकर सबके साथ खुले में नहाने लगे, जबकि सुवर्णा जी उन्हें इस तरह नहाते देख मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी। कुछ देर में सब नहा धोकर तैयार हो गए और घर के कामों में लग गए। कुछ लोग हलवाइयों के साथ खाने की तैयारी करने लगे। कुछ बारात के स्वागत के लिए सजावट करने लगे, जबकि कुछ स्टेज आदि जमाने लगे। वहां सब कुछ शहर की तरह आलीशान तो नहीं था, लेकिन गांव के हिसाब से बहुत था। वहीं घर की महिलाएं भी कामों में व्यस्त थी। सुबह पंडित जी आए और उन्होंने राधा के हाथों भगवान शिव पार्वती की पूजा करवाई। फिर वो उसके हाथ में हल्दी की गांठ बांधकर चले गए। इस दौरान राधा बहुत भावुक हो रही थी। उसे देखकर आशा जी की आंखों में भी आंसू आ गए। सिम्मी राधा को समझा बुझाकर शांत करने लगी और रस्म पूरी करवाने लगी। दोपहर तक लगभग सारी तैयारी हो गई थी। बची तैयारी खाने के बाद पूरी की गई। शाम तक वीर का घर रोशनी से नहाने लगा। घर के पास ही बारात के स्वागत का इंतजाम किया गया था। फूलों, पताकाओं और गुब्बारों से पूरे विवाह स्थल को सजाया गया था। मर्द अब भी कामों में व्यस्त थे, जबकि महिलाएं तैयार होने लगी। राधा को तैयार करने के लिए पास के गांव से ही एक ब्यूटी पार्लर वाली को बुलाया गया। जब वो राधा को तैयार कर रही थी, तब तक सिम्मी और बाकी महिलाएं तैयार होने लगी। कुछ देर में सभी महिलाएं सज धज कर बारात के स्वागत की तैयारी करने लगी। राधा भी अपने कमरे में बैठी आईने के सामने खुद को दुल्हन के लिबास में देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। आखिर 7 महीनों के इंतजार खत्म हो गया था और वो आज नील की दुल्हन बनने जा रही थी। उसे इंतजार था कि कब नील आए और वो उसका दीदार कर सके। वहीं सिम्मी, जो कि एक पीली साड़ी में किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी, आशा जी के पास जाकर बोली, मान जी मैंने आरती की थाली तैयार कर दी है। आप देख लो कुछ कम तो नहीं है। ये कहते हुए उसने आशा जी को आरती की थाली दे दी। आशा जी थाली देखते हुए बोली, बाकी सब तो है, मिठाई रह गई है। जा वीर के कमरे से बर्फी ले आ। सिम्मी ने हामी भरी और अपनी साड़ी संभालते हुए वीर के कमरे में चली गई। वहां वीर और उसके दोस्त काम में व्यस्त थे। जैसे ही सिम्मी वहां पहुंची तो वीर सिम्मी को देखता रह गया। 16 श्रृंगार में वो पहचान में ही नहीं आ रही थी।
एक पल के लिए वीर सोच में पड़ गया कि ये सिम्मी ही है या कोई और। उस पीली साड़ी में वो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। वो कमरे में आई और मिठाई लेकर चली गई, लेकिन वीर बहुत देर तक उसके बारे में ही सोचता रहा। उसे सोच में डूबे देखकर मुकेश बोला, ज्यादा मत सोच, तेरी ही बीवी है। मुकेश की बात सुनकर वीर खिसियाकर बोला, नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। फिर मन ही मन बोला, ये सिम्मी इतनी चेंज क्यों लग रही है? कमाल है, मैं खुद अपनी बीवी को नहीं पहचान पा रहा। जरूर मेकअप का जादू होगा। अब उसका मन फिर से सिम्मी को देखने के लिए आतुर था। वीर के घर पर शादी की सभी तैयारी हो चुकी थी। अब बस इंतजार था तो बारात के आने का। वीर भी जल्दी जल्दी में कुर्ता पहनकर तैयार हुआ तो सिम्मी उसके पास आकर बोली, ये क्या, तुमने बाल क्यों नहीं बनाए? देखो कैसे बिखरे हुए हैं। चलो मैं ठीक कर देती हूँ। ये कहकर वो वीर के बालों को हाथ से ही ठीक करने लगी। वो दोनों आशा जी के कमरे में थे तो वीर ने यहाँ वहां देखने लगा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। वहां शादी का सामान रखा हुआ था, इसलिए वहां कम ही लोग जा रहे थे। वीर और सिम्मी इस वक्त वहां अकेले थे तो वीर ने सिम्मी की कमर में हाथ डाला और उसे करीब लाते हुए बोला, भला की खूबसूरत लग रही हो आज। मन कर रहा है कि एक बार फिर से शादी कर लूं तुमसे। सिम्मी वीर की गिरफ्त से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, क्या कर रहे हो, कोई आ जाएगा। वीर उसके करीब आते हुए बोला, कोई नहीं आएगा, सब बारात की तैयारी में लगे हुए हैं। सिम्मी बोली, अरे बाबा, सच में कोई आ जाएगा। शादी का सारा सामान यही है। मांझी ने देख लिया तो क्या सोचेंगी। तुम छोड़ो मुझे, जब देखो मौके के इंतजार में रहते हो। वीर बोला, तुम लग ही इतनी सुंदर रही हो। खुद से मेकअप किया? सिम्मी बोली, मम्मी ने तैयार किया। अब जाऊं? वीर बोला, ऐसे नहीं, पहले एक किस दो, फिर जाने दूंगा। सिम्मी मना कर रही थी लेकिन वीर जिद किए जा रहा था। वो बोला, तुम नहीं दोगी तो मैं जबरदस्ती ले लूंगा। सिम्मी नकली गुस्सा करते हुए बोली, तुम सच में कितने जिद्दी हो। वीर उसे बाहों में कसते हुए बोला, हाँ तो जिद पूरी करने दो ना। ये कहते हुए वो उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगा जबकि सिम्मी ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। तभी ना जाने कहां से 3-4 बच्चे खेलते हुए उस कमरे में आ गए और उन दोनों को करीब देखकर ठिठक गए। वीर और सिम्मी भी उन बच्चों को देखकर सकपकाते हुए अलग हो गए और नजरें चुराने लगे। उनमें से एक बच्चा बोला, चाचू आप चाची के साथ क्या कर रहे थे? वीर हकलाते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं। वो बच्चा बोला, मैंने अभी देखा कि आपने चाची को जोर से पकड़ा हुआ था और आप उनको पप्पी दे रहे थे। बच्चे की बात सुनकर सिम्मी की हंसी छूट गई जबकि वीर के होश उड़ गए। वो बच्चे को बहकाते हुए बोला, अरे वो पप्पी नहीं थी, बल्कि मैं तो फूंक मार रहा था। बच्चा सोचते हुए बोला, फूंक? वीर ने बड़े प्रभाव के साथ कहा, हाँ, तुम्हारी चाची की आंख में कुछ चला गया था तो उसकी आंख में फूंक मार रहा था। चाहो तो अपनी चाची से पूछ लो। वो सभी बच्चे सिम्मी की ओर देखने लगे तो सिम्मी ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। बच्चे बोले, हमें पागल मत बनाओ, हम सब जानते हैं आप चाची को पप्पी ही दे रहे थे। वीर खींचते हुए मन ही मन सोचने लगा कि क्या आफत है यार, बड़े शरारती बच्चे हैं। अब इनका मुंह बंद रखने के लिए कुछ देना होगा। उसने बच्चों को एक एक लड्डू दिया और बोला, ये लड्डू खाओ और जाकर खेलो, और किसी को इस बारे में मत बताना, ओके? बच्चों ने खुश होकर ओके कहा और लड्डू लेकर चले गए। उनके जाते ही सिम्मी भी मौका देखकर खिसक गई और वीर हाथ मलते रह गया। सभी जोर शोर से बारात के स्वागत की तैयारी कर रहे थे कि तभी ढोल और गाजे बाजे के साथ नील की बारात आ गई। बारात आते देखकर सभी महिलाओं में उत्साह जाग गया और सभी बारात देखने बाहर आ गई। कुछ लड़कियां तो नील को देखने के बाद राधा के पास गईं और उसे नील के बारे में बताने लगी। राधा का भी मन था कि वो जल्द से जल्द नील को देखे। वहीं सिम्मी, आशा जी, मौसी जी, बुआ जी और सुवर्णा जी समेत कुछ महिलाएं बारात के स्वागत के लिए द्वार पर खड़ी हो गईं। सारे बाराती नाचते गाते आ रहे थे। उन्हें देखकर महिलाएं लोकगीत गाने लगी और मजाक में गालियां देने लगी। नील भी आज दूल्हे के परिधान में स्वयं कामदेव को मात दे रहा था। वो घोड़ी पर बैठा किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसे देखकर सभी औरतें तारीफ कर रही थी कि राधा का दूल्हा कितना सुंदर है। फिर जब नील घोड़ी से उतरा तो बारात पक्ष की कुछ महिलाओं ने उसकी नजर उतारी और उसे देहरी पर ले आई। नील द्वार पर खड़ा था तो आशा जी उसकी आरती और तिलक करने लगी। फिर उन्होंने हल्के से नील की नाक पकड़ी। ये नजारा देखकर सब हंसने लगे। नील ने उन्हें शगुन में कुछ पैसे दिए और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगा। फिर नील के साथ साथ बारात ने विवाह स्थल पर प्रवेश किया।
जहां आशा जी और अन्य महिलाएं मेहमानों के खाने की व्यवस्था देखने लगी, वहीं वीर और अधिराज जी नील के पिता और अन्य बारातियों का हाथ जोड़कर स्वागत करने लगे। वीर ने नील के पिता को अधिराज जी से मिलवाया तो नील के पिता ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और नील की पुलिस में वापसी के लिए धन्यवाद किया। अब नील स्टेज पर बैठा यहाँ वहां देख रहा था। उसे राधा का इंतजार था, लेकिन राधा के आने के आसार अभी दिख नहीं रहे थे। तब तक वो बारातियों का नाच देख रहा था जो कि डीजे पर डांस कर रहे थे। बारात में आई कुछ रिश्तेदार महिलाओं को देखकर नील को अपनी बहन कविता की याद आ गई। वो सोचने लगा कि काश कविता जिंदा होती। वो होती तो आज कितना खुश होती। वो स्टेज पर बैठा फोन में कविता की तस्वीर देख रहा था। उसे देखकर नील की आंखें नम हो गई। तभी उसके पिता उसके पास आए और बोले, कविता को याद कर रहा है। नील फोन बंद करके एक गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ वो होती तो आज बारात में जरूर आती। नील के पिता बोले, वो जहां भी होगी तुझे दूल्हा बनते देखकर खुश हो रही होगी। नील ने फीका सा हम कहा और बोला, जयमाला में कितना टाइम है। तभी बुधिया वहां आया और बोला, सब्र करो दूल्हे राजा, जयमाला भी हो जाएगी। वैसे तुमको कुछ चाहिए तो हमको बता देना, हम इंतजाम कर देंगे। उसका इशारा जाम की तरफ था, जिसे नील समझ गया। वो बोला, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। बुधिया बोला, शर्माना नहीं, हम वीर के दोस्त हैं। तुम्हारे साले साहब, जो काम हो हमको बोलना। नील ने मुस्कुराकर ठीक है कहा तो बुधिया उसके साथ टाइम पास करने लगा। कुछ देर में जयमाला का समय हुआ तो सिम्मी और घर की अन्य बहुएं राधा को लेकर स्टेज की ओर बढ़ने लगी। राधा लाल जोड़े में बहुत ही प्यारी लग रही। सिम्मी और घर की अन्य बहुएं राधा को जयमाला के लिए स्टेज की तरफ ले जा रही थी। राधा धीमे कदमों से चलते हुए स्टेज के करीब पहुंची तो नील ने आगे बढ़कर उसकी ओर हाथ बढ़ाया और राधा ने मुस्कुराते हुए नील के हाथ में अपना हाथ दे दिया। नील ने राधा का हाथ थामा और उसे स्टेज की ओर ले गया। स्टेज पर जाकर दोनों नजरें चुराए एक दूसरे को देखने की कोशिश कर रहे थे। नील की रिश्तेदार महिलाएं उसे छेड़ते हुए बोली, देख देख अच्छे से देख, तेरी ही बीवी है। कहीं बाद में ये मत बोल देना कि लड़की दूसरी दिखाई थी और ब्याह दूसरी दी। ये कहकर वो सभी महिलाएं हंसने लगी। नील भी शर्माते हुए राधा की ओर देखने लगा और दूसरी ओर मुंह किए मुस्कुराने लगा। उसे मुस्कुराते देख औरतें बोली, राधा ही है ना, कोई और तो नहीं है। नील ने मुस्कुराते हुए हामी भरी तो सभी महिलाएं खिलखिलाकर हंस दी। राधा भी अपनी हंसी दबाए खड़ी थी। स्टेज पर यूं ही हंसी मजाक चल रहा था तो आशा जी बोली, वीर जयमाला शुरू करवा, फिर बारातियों के खाने की व्यवस्था भी देखनी है। वीर ने हामी भरी और अधिराज जी से जयमाला शुरू करवाने के लिए कहने लगे। अधिराज जी सभी बारातियों को संबोधित करते हुए बोले, भाई हंसी मजाक तो चलता रहेगा, पहले जयमाला की रस्म कर लेते हैं। फिर बारातियों के लिए स्वादिष्ट भोजन का इंतजाम किया गया है। अधिराज जी के कहने पर वधू पक्ष की महिलाएं जयमाला की तैयारी करने लगी। उन्होंने 2 थालों में फूल मालाएं सजाए और स्टेज पर ले आईं। फिर नील और राधा को एक एक माला दी। पहले राधा ने नील को जयमाला पहनाई और फिर नील ने जयमाला पहनाकर उसे अपनी अर्धांगिनी के रूप में वरण किया। जयमाला होते ही सब दूल्हे दुल्हन पर फूलों की वर्षा करने लगे। फिर दोनों के परिवार स्टेज पर आकर तस्वीरें खींचवाने लगे। परिवारों के बाद रिश्तेदार भी वर वधू के साथ फोटो लेने लगे। वीर के घर पर जयमाला चल रही थी जबकि बाहर गांव में एक महिला सारे में घूम रही थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। उसके कपड़े भी पुराने धुराने से थे। उसे इस हालत में देखकर एक आदमी ने पूछा, कौन हो? काचा ही। वो औरत बोली, इस गांव में एक बारात आई है चंदौली से। तुमको पता है कि किसके घर आई है? वो आदमी बोला, हाँ वो तो आशा भौजाई के घर आई है। उनकी बिटिया का ब्याह चंदौली गांव में हो रहा है। लेकिन तुम काहे पूछ रही हो? वो औरत बोली, हमको वहां कुछ काम है। तुम जरा हमको उस घर तक पहुंचा दोगे क्या? वो आदमी बोला, ठीक है पहुंचा देते हैं। ये कहकर वो आदमी आगे आगे चलने लगा जबकि वो औरत उसका अनुसरण करते हुए वीर के घर पहुंच गई। वहां उसने देखा कि काफी चहल पहल भरा माहौल है और डीजे की आवाज दूर तक सुनाई दे रही है। उस आदमी ने कहा, यही आशा भौजाई का घर है। उस औरत ने आदमी का शुक्रिया किया और विवाह स्थल पर पहुंच गई। वहां बहुत सारे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। कुछ खाना खा रहे थे, कुछ काम में व्यस्त थे जबकि कुछ साइड में जाम छलका रहे थे। वहीं सभी महिलाएं जयमाला देखने में व्यस्त थी। तभी उसने देखा कि स्टेज पर वर वधू जयमाला के बाद तस्वीरें खींचवा रहे हैं। उसने वर को देखा तो उसके चेहरे पर क्रोध के भाव आ गए। वो दंदनाते हुए महिलाओं की भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी और स्टेज के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई।
नील का ध्यान इस वक्त राधा पर था, इसलिए उसने उस औरत को नहीं देखा। फोटोग्राफी होने बाद अधिराज जी बोले, ये काम निपट गया हो तो शादी की रस्में आगे बढ़ाएं। नील के पिता कुछ बोलते उससे पहले ही उस औरत ने जोर से कहा, इतनी भी क्या जल्दी है शादी की, पहले हमसे भी तो मिल लो, हम भी दूल्हे दुल्हन को बधाई देने आए हैं। उस औरत की आवाज सुनकर स्टेज पर खड़े सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। उस औरत को देखकर जहां नील और उसके पिता के होश उड़े हुए थे, वहीं राधा सोच में डूबी हुई थी कि ये कौन है। अन्य रिश्तेदार भी उस महिला को कौतूहल से देखे जा रहे थे। तभी वो महिला भारी कदमों से नील की ओर बढ़ने लगी। उसे देखकर नील के चेहरे की हवाएं उड़ने लगी। वो अपने पिता की ओर देखने लगा तो उसके पिता भी हक्के बक्के से कभी उस औरत की ओर देखते तो कभी नील की ओर। तभी अधिराज जी ने कहा, प्लीज आइए और दूल्हे दुल्हन को बधाई दीजिए। ये कहकर वो उसे सादर स्टेज पर आमंत्रित करने लगे। वो औरत स्टेज पर आए और तंज कसते हुए बोली, क्या बात है साहब, हमारी जिंदगी बर्बाद करके खुद आबाद होने जा रहे हो। उस औरत की बात सुनकर अधिराज जी और राधा थोड़े हैरान हो गए। उस वक्त वो दोनों ही थे जो स्टेज पर थे, बाकी सभी किसी ना किसी काम में व्यस्त थे। उसी समय सिम्मी राधा को लेने स्टेज पर आ गई और उस औरत को वहां देखकर रुक गई। अधिराज जी ने उस औरत से कहा, क्या बात कर रही है आप, और आप है कौन? सिम्मी पूछने लगी, क्या हुआ पापा, कौन है ये? अधिराज जी ने सिम्मी को हाथ से शांत रहने का इशारा किया तो वो भी संशय भरी नजर से उस औरत की ओर देखने लगी। वो औरत नील की ओर देखते हुए बोली, क्या साहब आपने अपने ससुराल वालों को मेरे बारे में नहीं बताया? औरों को नहीं, अपनी होने वाली बीवी को बताया होगा ना। उस औरत का लहजा देखकर सिम्मी समझ गई कि ये शादी में कुछ गड़बड़ करने आई है। वो तुरंत वीर के पास गई और धीमी आवाज में उससे बोली, वीर मेरे साथ चलो, स्टेज पर कुछ गड़बड़ हो गई है। वीर जो कि बारातियों को खाना परोस रहा था, पूछने लगा, क्या हुआ? सिम्मी उसका हाथ खींचते हुए बोली, तुम बस चलो मेरे साथ। ये कहकर वो जबरदस्ती वीर को अपने साथ ले आई। अब वीर भी स्टेज पर जाकर उनकी बातें सुनने लगा। अधिराज जी उस औरत से कह रहे थे, आप जो भी हो, साफ साफ बताओ कि यहाँ किस काम से आए हो। वो औरत बोली, मैं यहाँ इस लड़की की जिंदगी बचाने आई हूँ, इस शख्स से जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अधिराज जी चौंक कर क्या कहने लगे और नील की ओर देखने लगे। नील ने इस वक्त नजरें झुकाई हुई थी। उसे इस तरह देखकर वीर, सिम्मी और राधा को बहुत आश्चर्य हो रहा था। वीर ने सख्त लहजे में कहा, नील कौन है ये औरत और क्या बोले जा रही है? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? वो औरत बोली, ये अब कुछ नहीं कहेंगे, मुझे देखकर इनकी बोलती जो बंद हो गई है। तभी अधिराज जी गुस्से में बोले, तुम जो भी हो, चलो निकलो यहां से, तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है। वो औरत बिफरते हुए बोली, ऐसे कैसे चली जाऊं, इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है और मैं इसे ऐसे ही छोड़कर चली जाऊं? जब तक इसे इसके किए की सजा नहीं मिल जाती तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाली। तभी सिम्मी कहने लगी, मुंह संभाल कर बात करो समझी, ये इस घर के दामाद है और खबरदार जो इनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो बाल पकड़कर बाहर फेंक दूंगी समझी। वो औरत बोली, जरूर फेंक देना, लेकिन उससे पहले इस आदमी की करतूत तो जान लो। इस आदमी ने मेरे साथ रेप किया था। वो नील पर उंगली तानते हुए बोली। उस औरत के इतना कहते ही सभी लोगों में खलबली मच गई। हर किसी का मुंह हैरानी से खुला रह गया। वीर और सिम्मी भी हैरान से कभी एक दूसरे की तरफ देखते तो कभी नील की तरफ। हर कोई इस वक्त चकित था। बस एक नील था जो सब कुछ सुनने में बाद भी खामोश खड़ा था। नील और राधा की शादी में एक औरत घुस आए और नील पर रेप का इल्जाम लगाने लगी। यह देखकर हर कोई हैरान था। शादी के माहौल में अब नाच गाना बंद हो चुका था और हर किसी की नजर उस औरत पर थी। ये सब तमाशा होते देख बुधिया दौड़कर आशा जी और मौसी के पास गया और उनसे बोला, काकी काकी, स्टेज पर कोई औरत आई है, वो आपके दामाद के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रही है। आशा जी और मौसी ने ये सुना तो उनके कान खड़े हो गए। वो भी दौड़ते हुए स्टेज की ओर भागी। अन्य सभी रिश्तेदार भी अब स्टेज पर आ गए और माजरा समझने की कोशिश करने लगे। वीर ने उस औरत की बात सुनी तो वो बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम? जो बात तुम कह रही हो उसे बहुत टाइम हो गया है और हम जानते हैं कि वो झूठ था। वीर की बात सुनकर नील उसकी ओर देखने लगा। वो सोचने लगा कि वीर को इस बारे में कैसे पता चला। वहीं वो औरत बोली, भले ही उस बात को टाइम हो गया हो, लेकिन मेरे घाव आज भी भरे नहीं है। मैं इस आदमी को कभी खुश नहीं रहने दूंगी। इसने मेरी इज्जत से खेला है। तभी सिम्मी बोली, इतनी ही इज्जतदार थी तो पैसे क्यों लिए फिर?
तुमने इनसे जो पैसे ऐंठे थे उससे तो घाव भर जाने चाहिए थे। वो औरत बोली, वो पैसे मैंने नहीं मांगे थे, बल्कि इस दरोगा के बाप ने मुझे दिए थे, मेरा मुंह बंद करवाने के लिए। पूछो इससे, दिए थे या नहीं? उस औरत की बात सुनकर नील के पिता की गर्दन शर्म से झुक गई। सिम्मी बोली, हाँ तो अब क्यों मुंह खोल रही हो? पैसे कम पड़ गए क्या? सिम्मी को ये सब बातें करते देख राधा सोचने लगी कि भैया भाभी ये क्या कहे जा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? क्या सच में नील ने इसके साथ कुछ गलत किया था? और अगर गलत किया था तो मुझे बताया क्यों नहीं? ये तो मुझसे कुछ नहीं छुपाते, फिर इतनी बड़ी बात क्यों छुपाए? और भैया भाभी ये सब जानते थे, इन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया। उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। तभी अधिराज जी बोले, सिम्मी एक मिनट, मुझे इससे बात करने दे। सिम्मी जो कि गुस्से में थी, वो चुप हो गई। सुवर्णा जी उसे शांत करवाते हुए बोली, शांत हो जा, अपने पापा को बात करने दे। इस टाइम समझदारी से काम लेना होगा, गुस्से में बात बिगड़ सकती है। तभी आशा जी आगे आई और उस औरत से पूछने लगी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सच में दामाद जी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? वो औरत रुआंसी होकर बोली, हाँ मान जी, इस आदमी ने मेरे साथ बलात्कार किया था, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया था। इसने मेरे पति को चोरी के इल्जाम में जेल डाल दिया था, और जब मैं इनसे अपने पति को छोड़ने की विनती करने लगी तो इस आदमी ने मौके का फायदा उठाकर मेरे साथ। ये कहते हुए वो रो पड़ी। आशा जी गुस्से में नील के पिता की ओर देखने लगी और बोली, क्या ये सच है समधी जी? नील के पिता बोले, ये अधूरा सच है समधन जी, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया था, ये औरत झूठा इल्जाम लगा रही है। तभी अधिराज जी बोले, नील तुम बताओ कि सच क्या है, हम सब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। नील जो कि गर्दन झुकाए खड़ा था, वो बोला, 2 साल पहले मैं पास के ही एक थाने में तैनात था। उस इलाके में चोरी की घटनाएं होती रहती थी। मैंने इसके पति को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा और उसे जेल में डाल दिया। फिर ये मेरे पास मदद के लिए आई। इन्होंने मुझसे विनती की कि मैं इनके पति को छोड़ दूं। मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं मानी, मुझे रिश्वत देने लगी। मैंने जब इनके पति को छोड़ने से इनकार कर दिया तो इन्होंने अपने कपड़े फाड़ लिए और बाल बिखेरने लगी। फिर उसी हालत में ये थाने से बाहर भागने लगी। मैं ये सब देखकर शौक में था। मैं इन्हें रोकने के लिए इनके पीछे भागा, लेकिन सबको लगा कि मैंने इनके साथ कुछ गलत किया है। इन्होंने भी सबके सामने मेरे ऊपर रेप का इल्जाम लगा दिया। उस वक्त मैंने खुद को बेगुनाह साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। वैसे भी रेप का इल्जाम इतना सस्ता है कि कोई भी औरत किसी भी मर्द पर लगा सकती है। मैंने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की लेकिन मेरे सीनियर्स ने भी मेरी नहीं सुनी। वो मुझ पर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाने लगे। मैंने जांच की मांग की लेकिन इसमें मेरे घर वालों ने ही मेरा साथ नहीं दिया। पिताजी ने शर्मिंदगी से बचने के लिए इन्हें पैसे देकर इनका मुंह बंद करवा दिया। हालांकि तब इन्होंने केस वापस ले लिया, लेकिन पैसे देने की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे गिल्टी समझ लिया और 2 साल के लिए मुझे पुलिस महकमे से बाहर रखा। इनके एक झूठे इल्जाम की वजह से मैं कहीं का नहीं रहा। गांव वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। मेरी वजह से कविता की शादी होना मुश्किल हो गया था। आसपास के सभी गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई थी। हारकर मुझे गांव छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा। वहां जाकर मैंने कॉलेज में म्यूजिक टीचर की जॉब की। मुझे लगा कि अब मेरा बुरी यादों से पीछा छूट गया है, लेकिन किसे पता था कि मेरी बदकिस्मती यहां तक मेरा पीछा करेगी। नील की बात सुनकर राधा समेत सभी लोगों को उससे हमदर्दी होने लगी। हर किसी की आंखों में नील के लिए दया भाव था। यह देखकर वो औरत बोली, आहा हा हा हा, देखो तो सही कैसा राजा हरिश्चंद्र बन रहा है। खुद तो कांड करके बैठा है और मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। तभी वीर बोला, एक मिनट, आपके पास क्या सबूत है कि इसने आपके साथ गलत किया? हो सकता है कि आप सच में इस पर इल्जाम लगा रही हो पैसे ऐंठने के लिए। वो औरत बोली, मैं भला क्या सबूत दूंगी? क्या मेरा ये कहना काफी नहीं कि इसने मेरे साथ बलात्कार किया है? क्या कोई औरत जानबूझकर अपनी इज्जत उछालती है? वीर बोला, माफ करना, लेकिन कानून की नजर में सब बराबर है। कानून सबको एक नजर से देखता है, चाहे वो औरत हो या मर्द। अगर आपके पास कोई गवाही या सबूत है तो बताओ, वरना अभी यहां से चली जाओ। वो औरत परेशान सी बोली, लेकिन मैं सबूत कहां से लाऊं? जिस वक्त इसने मेरा रेप किया तब थाने में कोई नहीं था, लेकिन जब मैं बाहर भागी तो सबने मेरी हालत देखी थी। उस थाने के बहुत से लोग उस बात के गवाह हैं। वीर बोला, मतलब किसी ने रेप होते नहीं देखा? इसका मतलब इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नील ने रेप किया?
तभी पीछे से एक आवाज आई, सबूत है। अब सब आवाज की दिशा में देखने लगे। नील और राधा की शादी में एक औरत घुस आई और नील पर रेप का इल्जाम लगाने लगी। नील के हकीकत बताने के बाद भी वो लगातार नील को ही दोषी ठहरा रही थी। वीर ने उससे रेप का सबूत मांगा तो तभी अचानक एक आदमी की आवाज आई, सबूत है, हमारे पास रेप का सबूत है। सब उस आदमी की ओर देखने लगे, जो कि शक्ल से ही चोर उचक्को जैसा लग रहा है। उस आदमी को देखकर नील बोला, यही है वो चोर जिसे मैंने अरेस्ट किया था। ये औरत इसी की पत्नी है। वीर ने उस आदमी से कहा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? वो आदमी बोला, ये बच्चा जो मेरी गोद में है, ये इस बात का सबूत है कि इस पुलिस वाले ने मेरी बीवी का बलात्कार किया था। अब सब उस बच्चे की ओर देखने लगे जो तकरीबन 1 साल का था और उस आदमी की गोद में खेल रहा था। आशा जी और मौसी समेत वहां मौजूद सभी महिलाएं उस बच्चे को गौर से देखने लगी। वो कभी बच्चे को देखती तो कभी नील को। तभी बुआ जी बोली, क्या बकवास कर रहा है? ये कहां से नील का बच्चा दिख रहा है तुझे? ना नील जैसे नैन नक्श है, शक्ल सूरत, ये तो तेरी बीवी जैसा दिख रहा है। वो आदमी बोला, हाँ तो अपनी माँ पर गया है, लेकिन इसका बाप यही आदमी है। वो नील की ओर इशारा करते हुए बोला। वो औरत भी अपने पति के सुर में सुर मिलाते हुए बोली, ये सही कह रहे हैं, ये बच्चा इसी आदमी का है। अब आप लोग बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? क्या इस आदमी को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? आशा जी जो कि सदमे की सी हालत में थी, उस औरत से कहने लगी, तुम क्या चाहती हो? वो औरत बोली, इस आदमी को सजा। आशा जी बोली, हम सजा नहीं दे सकते, सजा देना कानून का काम है। तुम इन्हें सजा देना ही चाहती हो तो अदालत में जाकर केस करो। वो औरत सोचते हुए बोली, ऐसे तो सजा मिलने में कई साल लग जाएंगे। आशा जी बोली, वो हमारे हाथ में नहीं है। तुम्हें इन्हें सजा देनी है तो कोर्ट में जाना होगा। तभी उसका पति बोला, कोर्ट कहां से जाए हम तो वैसे ही बहुत गरीब है। कोर्ट जाने के पैसे कहां से लाएंगे? ऊपर से ये बच्चा, इसका पालन पोषण कैसे करेंगे? अब वीर भागते हुए बोला, तो फिर चाहते क्या हो तुम लोग? वो आदमी बोला, ये बच्चा इस आदमी का है, तो इसका पालन पोषण भी यही करेगा। वीर ने पूछा, क्या मतलब? वो आदमी बोला, ये मेरा बच्चा तो है नहीं, जो मैं इसे पालूं। इसका बच्चा है तो यही इसका खर्चा उठाएगा। इससे कह दो कि ये हमें हर महीने बच्चे का खर्चा दे। वीर गुस्से में कुछ बोलता तभी राधा जोर से बोल पड़ी, बस बहुत हो गया, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। राधा की आवाज सुनकर वहां सन्नाटा पसर गया और सब राधा की ओर देखने लगे। वीर बोला, राधा तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। राधा वीर को हाथ दिखाते हुए बोली, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है भैया, अब जो करूंगी मैं करूंगी। राधा की बात सुनकर नील हैरान सा उसकी ओर देखने लगा। राधा ने गुस्से में उसकी ओर देखा तो नील उसकी आंखों में झांकने लगा। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि राधा अब क्या करने वाली है। वो धीमी आवाज में राधा कहने लगा तो राधा उससे अनसुना करके आगे बढ़ गई। राधा अब उस औरत के पास आकर खड़ी हो गई। उस औरत ने अपना बच्चा गोद में पकड़ा हुआ था। राधा ने उसकी गोद से बच्चा लिया और नील के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो बोली, ये बच्चा नील का है तो इसका पालन पोषण भी नील को ही करना होगा। नील नम आवाज में उसे समझाते हुए बोला, ये सच नहीं है राधा, मैंने कुछ नहीं किया था, ये औरत झूठ बोल रही है, कम से कम तुम तो मेरा यकीन करो। राधा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उस औरत की ओर देखकर बोली, तुम यही चाहती हो ना कि नील इसके पालन पोषण का खर्चा उठाए? वो औरत मुंह बनाए बोली, बाप ये है तो खर्चा भी यही उठाएगा। राधा बोली, सही कहा तुमने, बाप ये हैं तो इस बच्चे से जुड़ी जिम्मेदारियां भी इनकी ही होनी चाहिए। इसलिए आज अभी मैं नील से शादी तोड़ती हूँ। राधा की बात सुनकर सब उसे समझाने के लिए आगे बढ़ने लगे तो राधा ने हाथ दिखाकर सबको रोक दिया और बोली, अब नील की शादी मुझसे नहीं, इस औरत से होगी। नील इनसे शादी करेंगे और इस बच्चे का पालन पोषण करेंगे। एक पिता होने के नाते उन्हें ये करना ही होगा। राधा की बात सुनकर वहां हड़कंप मच गया। हर कोई ये सुनकर हैरान था। खुद वो औरत और उसका पति भी ये सुनकर भौंचक के रह गए। आशा जी राधा से कहने लगी, ये तो क्या कह रही है राधा, कुछ सोच समझकर तो बोल। नील भी राधा के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, इतनी बड़ी सजा मत दो राधा, मैं तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं कर सकता। मैं प्यार करता हूं यार तुमसे, तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रही? राधा रूखे स्वर में बोली, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। तुमने इस औरत के साथ गलत किया था, इसलिए अब तुम्हें इससे शादी करनी होगी। तभी उस औरत का पति बोला, ये क्या बात हुई?
ऐसे कैसे शादी कर लेगा? ये मेरी बीवी है, ये कैसे शादी कर लेगा इससे? कानून नाम की भी कोई चीज होती है। राधा कहने लगी, सही कहा। कानून नाम की भी एक चीज है, और उसी कानून के तहत तुम्हें अपनी बीवी को तलाक देना होगा, तभी इनकी शादी नील से होगी। वो औरत बोली, लेकिन हम नहीं करना चाहते इनसे शादी, हम पहले से शादीशुदा है। राधा बोली, हाँ तो तलाक ले लो, ये बच्चा तुम्हारा और नील का है, तो तुम दोनों ही मिलकर इसे पालना चाहिए। वैसे भी तुम्हारा पति इसे वो प्यार कभी नहीं देगा जो इसका असली पिता इसे दे सकता है, इसलिए अपने पति को तलाक देकर नील से शादी कर लो। वो औरत उलझी हुई सी अपने पति की ओर देखने लगी तो राधा बोली, फिक्र मत करो, नील ने फिर से पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली है, अच्छी खासी तनख्वाह है इनकी, दिल्ली में अपना बंगला भी है, तुम और तुम्हारा बच्चा ठाठ की जिंदगी जिएंगे। अब भी मौका है, छोड़ दो अपने पति को और नील से शादी कर लो। राधा की बात सुनकर उसका पति बिगड़ते हुए बोला, ऐसे कैसे कर लेगी? दिमाग ठिकाने पर नहीं है तेरा? क्या बोले जा रही है? ये मेरी औरत है और मेरी मर्जी के बगैर ये कुछ नहीं करेगी। मैं इसका मर्द हूं और हमेशा रहूंगा, इसे किसी से शादी करने की जरूरत नहीं है। राधा कहने लगी, क्या फायदा ऐसे मर्द का जो अपनी औरत को एक बच्चा ही ना दे सके? ये बच्चा नील का है तो इन्हें कायदे से नील के साथ ही रहना चाहिए। आप इन्हें तलाक दो और चलते बनो। राधा और उन दोनों पति पत्नी की बात सुनकर शादी में मौजूद सभी लोग कंफ्यूज थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, राधा ऐसा क्यों कर रही है। वहीं सिम्मी थी जिसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। वो समझ गई कि राधा क्या करने की कोशिश कर रही है। वो भी राधा का साथ देती हुई बोली, राधा एकदम सही कह रही है, इस औरत और इसके बच्चे को सिर्फ नील ही अच्छी जिंदगी दे सकता है, इसलिए इन्हें नील से शादी कर लेनी चाहिए। वीर सिम्मी को टोकते हुए बोला, क्या बोल रही हो, होश में भी हो? सिम्मी बोली, अरे तो गलत क्या कहा, सही तो कह रही हूं, इस बच्चे की परवरिश नील को ही करनी चाहिए, आखिर ये बच्चा नील का ही तो है। तभी अचानक से उस औरत का पति चिल्लाकर बोला, नहीं है ये नील का बच्चा, ये मेरा बच्चा है। उस आदमी की बात सुनकर सबके चेहरे पर गुस्से और राहत के भाव एक साथ आ गए। वहीं राधा और सिम्मी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी।